इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को मानव के संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंतःस्रावी अंग या अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो एंजाइम का निर्माण करती हैं और उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का निर्माण करती हैं तथा इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये पूरा पाठ आज हमें अंतःस्रावी ग्रंथ के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक एवं कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथ, पिनियल ग्रंथ, थायराइड, एड्रीनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां, नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इन अंतःस्रावी अंगों को चित्रों में आप देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंतरीय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण आगे भाग में दिया जा रहा है। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है और हमारे मस्तिष्क का भी एक भाग होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसिफेलान अग्र मस्तिष्क पक्ष का एक आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोचक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथ से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और दूसरे होते हैं निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथ से हार्मोन के स्राव को रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमैटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथ से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधन करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका अक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त किए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथ तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथ के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। पक्ष पीयूष ग्रंथ का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला अंतःस्रावी ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथ, इसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। यह है पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथ एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होता है। एडेनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथ कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन या सोमैटोट्रोफिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडेनोकार्टिकोट्राफिक हार्मोन या कार्टिकोट्राफिक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस
में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्श्व नर्वोसा का या पक्ष पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करते हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्र का अक्ष होते हुए पक्ष पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन के अतिरिक्त स्राव से शरीर की असमान वृद्धि होती है, जिसे जाइगेंटिज्म अतिकायता कहते हैं, और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी द्वार्फिज्म, बौनापन या वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिरिक्त स्राव से अधिक विकृति विशेषता चेहरे की हो जाती है, जिसे अतिकायता एग्रोगियली कहते हैं। इसमें गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित न किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो जाती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रिनल बल्कुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिकॉइड नामक स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुटका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोफिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग में कार्पस ल्यूटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिका की वृद्धि एवं परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाएं पर क्रियाशील होते हैं तथा त्वचा की वर्णता यानी रंग को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करते हैं और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ सम्मिलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्शोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिस कम हो जाता है, अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता ह्रास हो जाती है, फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस दशा को उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं पिनियल ग्रंथि के बारे में। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग ऊपरी भाग में स्थित होती है। पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिकावर्त चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। चलिए अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थमक से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा थायरॉक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन का संश्लेषण करते हैं।
थायराइड हार्मोन के समान दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं। इसे घेघा रोग भी कहा जाता है। गर्भावस्था के समय अथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रिटेनिज्म या वामनता तथा मंद बुद्धि तथा त्वचा असामान्यता, मुंह बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियंत्रित कर देता है। थायराइड ग्रंथ के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असमान रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत उपघट्टों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथ से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्रोत्सेथी गलगंड एक्सआथेल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव्स रोग भी कहा जाता है। अब देखिए पैराथायराइड ग्रंथ के बारे में हम देखते हैं। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथ की पक्ष सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथ की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण, विखंडन, विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम आयन के पुनर्शोषण तथा पाचित भोजन से कैल्शियम आयन के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर के कैल्शियम आयन का संतुलन रखते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं थाइमस ग्रंथ के बारे में। थाइमस ग्रंथ महाधमनी के उदर पक्ष उर्वस्थ के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथ प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथ थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करता है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादों को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के कारण वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। अब देखिए अधिवृक्क ग्रंथ क्या होती है, इसके क्या कार्य हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार के ऊतकों के निर्माण से बनती हैं। ग्रंथ के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें एड्रीनैलिन या एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालाइन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकालमिन्स कहते हैं। एड्रीनैलिन और नॉरएड्रेनालाइन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर्द को बढ़ाते हैं। कैटेकोलेमिन
ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित भी करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अतिरिक्त बलकुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है: जोना रेटिकुलेरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। अतिरिक्त बलकुट कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कार्टिकोस्टीराइड हार्मोन या कार्टिकॉइड कहते हैं, जो कार्टिकोस्टीराइड कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसाल मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कार्टिकोस्टीराइड मिनरलोकार्टिकाइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलोकार्टिकाइड है। ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कार्टिसाल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड एवं विशेष रूप से कार्टिसाल प्रतिशोध प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कार्टिसाल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम आयन एवं जल के पुनर्शोषण तथा पोटेशियम आयन व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन विद्युत अपघट्यों, शरीर दरों के आयन, प्रासरणीय दाब, रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल बलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड का भी स्राव होता है, जो यौनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघर रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रिनल बलकुट द्वारा हार्मोन के अल्पस्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है। इसे एडिशन रोग कहा जाता है। अब देखिए अग्न्याशय ग्रंथ क्या है। अग्न्याशय ग्रंथ को हम मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियां मिली होती हैं। अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथ है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती हैं। साधारणतः मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं या ग्लूकोगान का निर्माण करती हैं तथा बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन का स्राव करती हैं। ग्लूकोगान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो समान रूप से रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ग्लूकोगान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकोगान कोशिकाओं के द्वारा शर्करा के अधिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकोगान हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्य रूप से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अधिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। इंसुलिन रक्त कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगान द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से भी जुड़ी हैं। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये इंसुलिन हार्मोन जो बाहर से दिया जाता है सभी के लिए अच्छा नहीं होता है। वृषण, देखिए वृषण हमारा नर जनन अंग है, लेकिन यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ का भी कार्य करता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
नर में उदर गुहा पेड़ू के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्रजनन नलिका और भ्रण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होते हैं और एंड्रोजन या नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख रूप से निर्माण करते हैं। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंग जैसे कि एपिडाइडामिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ, यूरिथ्रा आदि के परिवर्धन परिपक्वन अन्य क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अच्छी रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज आदि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी प्रभाव डालते हैं। अंडाशय अंडाशय मादा जननांग है, लेकिन यह भी अंतःस्रावी ग्रंथ का कार्य करता है। इसके भी बारे में देख लेते हैं। मादाओं के उदर भाग में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भ्रण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं, जैसे वृद्धि क्रियाओं का प्रेरण करते हैं। अंडाशयी पुटिका का निर्माण, प्रवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का भी निर्माण करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह नलिकाओं कोशिकाओं के निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करते हैं। हृदय वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन। तो ऊपर दिए गए अंतःस्रावी अंगों के अतिरिक्त अन्य शरीर के भाग भी कुछ हार्मोन निकालते हैं, जो इस प्रकार हैं। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है, जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं। यह रक्त दाब को कम करता है। जब रक्त दाब बढ़ जाता है तो एएनएफ के स्राव इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्त दाब कम हो जाता है। वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जो रक्ताणु उत्पत्ति आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जठर आंतरिक पथ के विभिन्न मार्गों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं मुख्य रूप से पेप्टाइड हार्मोन का निर्माण करती हैं। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधनी पेप्टाइड जीआईपी गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिनिन बहिस्रावी अग्न्याशय पर कार्य करता है और जल तथा कार्बोहाइड्रेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्न्याशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्न्याशयी एंजाइम और पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है। जीआईपी जठर स्राव और उसकी क्रियाशीलता को अवरुद्ध करता है। अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की समान वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।